स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। वैसे तो इससे पहले हमने जिक्र किया इसका ट्रांसफर फंक्शन का, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। किसी भी नेटवर्क का ट्रांसफर फंक्शन स्पेसिफिकली हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिहाज से। क्या होता है? नॉर्मली ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशियो ऑफ आउटपुट ऑफ एनी नेटवर्क विद रेशियो ऑफ इनपुट ऑफ दैट नेटवर्क, आउटपुट ओवर इनपुट। अब ये समझ लें कि अगर आउटपुट भी वोल्टेज है किसी नेटवर्क की और इनपुट भी वोल्टेज है, तो इस रेशियो को हम कहेंगे वोल्टेज गेन, आउटपुट ओवर इनपुट। अगर किसी नेटवर्क की आउटपुट करंट है, इनपुट भी करंट है, आउटपुट करंट टू इनपुट करंट, इस रेशियो को हम कहेंगे करंट गेन। और अदरवाइज है, अगर आउटपुट वोल्टेज है, इनपुट करंट है, तो हम उसको कहेंगे इम्पीडेंस। और अगर आउटपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, तो हम उसको कहेंगे एडमिटेंस। ठीक है, तो यही पॉसिबिलिटीज हैं जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में पॉसिबल हो सकती हैं। किसी भी नेटवर्क की आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। कोई नेटवर्क है, उसकी इनपुट, उसकी आउटपुट और अंदर होता है कुछ, इसको डिस्कस करते हैं। तो टाइम डोमेन में ये होता है xt कन्वोल्यूशन विद h of t, ये होता है y of t। जबकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें पता है कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो आउटपुट और इनपुट की रेशियो को हम कहते हैं h of s, ट्रांसफर फंक्शन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बहुत से नेटवर्क्स में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसका फायदा क्या है? इसका एक तो फायदा ये है कि अगर x i of s, अगर इनपुट हम ले लें डेल्टा t, हमें पता है उसकी ट्रांसफॉर्म क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1। आपको ये बॉक्स है y of s आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, x i of s आप खुद से दे रहे हैं, आपको नहीं पता कि अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। तो आप क्या करते हैं, आप लेकिन आपको इसका रिलेशन पता है। रिलेशन आपको क्या पता है? आपको पता है कि आउटपुट जो है वो h of s और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन होती है s डोमेन में। आपको ये पता है आउटपुट जो है वो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन आपको पता नहीं कि ये इस पर कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है और आउटपुट कैसे बन रही है। तो आप क्या करते हैं कि आप इनपुट पर देते हैं डेल्टा टी, ठीक है, इम्पल्स, यूनिट इम्पल्स जिसे कहते हैं। यूनिट इम्पल्स देने से क्या होता है, उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1 है, तो इनपुट पे जो आप अप्लाई करते हैं वो होता है 1। तो y नॉट ऑफ s आपके पास क्या आ जाता है, क्योंकि हमें पता है y नॉट ऑफ s है, ये h ऑफ s है और ये भी आपको पता नहीं है, अननोन। h ऑफ s इनटू xi ऑफ s, जो कि आपने अप्लाई कर दिया है डेल्टा t, तो उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है 1। तो 1 इनटू एनीथिंग, लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो इससे क्या है कि आप h of s फाइंड कर सकते हैं। h of s किसके इक्वल हो जाएगा? h of t हो जाएगा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y नॉट ऑफ s। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y नॉट ऑफ s अगर आप फाइंड कर लें तो आपको h of t मिल जाएगा। क्यों? आपने इनपुट खुद अप्लाई की, आउटपुट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेट्स से आपने इनपुट अप्लाई की 1 over s plus 1 h of s था, लेकिन आपको नहीं पता ये 1 over s plus 1 है। ठीक है, अभी आपको नहीं पता,
1 आपने अप्लाई किया, आपको आउटपुट पे मिला 1/s+1। 1/s+1 मिलने का मतलब क्या है कि आपको पता है आउटपुट किसके इक्वल है, y0 h of s into 1 के। मींस जो आउटपुट पर फंक्शन आया है वही एक्चुअली h of s है, ठीक है। यूनिट इंपल्स अप्लाई करने का फायदा क्या हुआ कि इनपुट जो है x i of s वो 1 होगी, 1 इस फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आउटपुट पे जो आएगा वो एक्चुअली यही वाला फंक्शन होगा, ठीक है। ये एक्चुअली आपकी क्या है, y0 of s। तो आप देखना चाह रहे हैं कि h of t क्या है, तो आप सिंपली इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें तो आपको पता चल जाएगा कि ये e⁻t है। एक्चुअली h of t क्या है, e⁻t। ये फायदा है यूनिट इंपल्स इनपुट का। एक दफा हमें पता चल जाए कि h of s क्या है, उसके बाद हम किसी भी इनपुट के लिए उसका रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल है, आपको नहीं पता कि h of s क्या है, आपने गेन इनपुट पे अप्लाई किया 1 मींस टाइम डोमेन में डेल्टा t, आउटपुट पे क्या आया 2/s²। आपको पता है y0 of s किसके इक्वल होती है, h of s इनटू इनपुट तो है 1, तो यानी कि जो आउटपुट पे आया वो है h of s, जो आउटपुट पर आया वो है h of s, जो आउटपुट पर आया वो है h of s। क्यों, 1 से मल्टीप्लाई होने की वजह से h of s ही आउटपुट पर आ जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है यूनिट इंपल्स अप्लाई करने से कि आपको ट्रांसफर फंक्शन पता चल जाता है। तो एक बार ट्रांसफर फंक्शन पता चल जाए उसके बाद आप किसी भी इनपुट पर उसका रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। अब मुझे पता चल गया इसका ट्रांसफर फंक्शन e⁻t है। अब मैं u of t पे e⁻t पे e⁻2t पे किसी भी इनपुट पर इसका रिस्पांस देख सकता हूं क्या होगा। लेकिन सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है कि h of s है क्या। तो h of s है क्या वो हम कैसे फाइंड करते हैं, इनपुट पे देते हैं यूनिट इंपल्स, आउटपुट का इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं तो हमारे पास h of t आ जाता है। आई थिंक इतनी रिपीटेशन काफ़ी है। तो ये तो हो गया फायदा, ये तो हो गया तरीका h of s फाइंड करने का। अब h of s का फायदा क्या है वो देखते हैं। अब 7th चैप्टर में हमने दो तरह के सर्किट्स देखे थे, एक फर्स्ट ऑर्डर सर्किट था और एक सेकंड ऑर्डर सर्किट। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में हमारी जो आउटपुट थी वो थी xt = k1 + k2 e⁻t इस टाइप का रिस्पांस होता था। अगर स्टेप रिस्पांस होता था तो k1 वाली टर्म नॉन जीरो होती थी, अगर नेचुरल रिस्पांस होता था तो k1 जीरो होता था। क्यों, क्योंकि नेचुरल रिस्पांस को रिस्पांस होता है जब सोर्स सर्किट से डिस्कनेक्ट होता है, कोई भी सोर्स नहीं लगा रहता था, तो जो एनर्जी होती है वो स्टोरेज एलिमेंट की होती है और ग्रेजुअली वो उसको डिस्चार्ज कर लॉस कर देते हैं सर्किट। जबकि जो सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स थे उसमें हमने जो रिस्पांस इक्वेशन हम लेते थे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनती थी हमारी, आपको अगर याद हो s² zeta omega naught s plus omega naught square = 0। सो इसके रूट्स हम निकाल के देखते थे या जीटा की वैल्यू से या रूट से कि रिस्पांस किस टाइप का है। अगर जीटा >1 होता था या रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते थे तो हम कहते थे ये ओवरडैम्प्ड रिस्पांस है। अगर जीटा = 1 होता था और रूट्स रियल और रिपीटेड होते थे तो हम कहते थे ये क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस है। और अगर जीटा <1 होता था या रूट्स कॉम्प्लेक्स आ जाते थे तो हम कहते थे कि ये अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है। तो तीनों रिस्पांसेस अगर आपको याद हो, मैं एक दफा दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ।
एक रिस्पांस होता था ओवर डैम्प्ड, एक क्रिटिकली डैम्प्ड और एक अंडर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड रिस्पांस आप देखते हैं कि एक्स ऑफ टी थोड़ा लेट जाके डिक्रीज होता था, जीरो होता था, और जबकि अंडर डैम्प्ड रिस्पांस क्या है, ये डिक्रीज बहुत जल्दी हो जाता है लेकिन ओवरशूट कर जाता है, स्टेबल होते होते थोड़ा टाइम लगा देता है। इन दोनों के दरमियान में होता है क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस, जो कि ओवर डैम्प्ड से पहले डिक्रीज हो जाता है, जीरो को अप्रोच कर लेता है और ओवरशूट नहीं करता। तो ये तीन तरह के रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े थे, इसको कहते हैं हम अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकली डैम्प्ड। तो इनका जो आउटपुट प्लॉट है वो इस टाइप का होता है, अगर ओवर डैम्प्ड हो इस तरह का होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड हो और अंडर डैम्प्ड हो तो इस तरह का होता है। और ये साथ आपको एस प्लेन में कॉम्प्लेक्स प्लेन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है तो इसमें जो आपको ये क्रॉस नजर आ रहे हैं, क्रॉस को हम कहते हैं पोल्स, ठीक है। ये है बेसिकली रूट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नॉर्मली डिनोमिनेटर में होती है, अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जो रूट्स हैं अगर वो रियल और डिस्टिंक्ट हैं, देखें रियल रूट्स हैं और डिस्टिंक्ट है। रियल कैसे हैं, ये रियल एक्सिस पे हैं, और डिस्टिंक्ट कैसे हैं कि सेम नहीं है, एक और वैल्यू है दूसरे की दूसरी वैल्यू है, लेकिन दोनों रियल एक्सिस पे। तो ओवरडैम्प्ड रिस्पांस होता है रियल और रिपीटेड, मतलब रियल एक्सिस पे ही होंगे दोनों लेकिन रिपीटेड होंगे, मीन -3 दो आ गए हैं, या -4 दो आ गए, वो होता है क्रिटिकली डैम्प्ड। और जब वो कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, मींस जे एक्सिस इन्वॉल्व हो जाता है, इन दोनों में जे एक्सिस इन्वॉल्व नहीं था, इसमें भी जे 0 है, इसमें भी जे ओमेगा 0 है, इसमें जब जे ओमेगा भी आ जाता है बीच में, मींस रूट्स कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो वो सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में पोल्स बनते हैं। ये होता है अंडर डैम्प्ड रिस्पांस। तो नॉर्मली ट्रांसफर फंक्शन में ये भी पॉलिनोमियल टाइप का होता है, y नॉट ऑफ x, xis भी पॉलिनोमियल फॉर्म का होता है। तो इनकी जो पॉलिनोमियल की पावर है वो बेसिकली डिसाइड करती है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और कितने नंबर ऑफ पोल्स होंगे इसमें। और प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है वो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं 14.6। जनरल वाली मैं दोबारा नाम बताएगा हूँ, एक्स आई ऑफ एस इनपुट बॉक्स एच ऑफ एस वाई नॉट ऑफ एस, एंड वाई नॉट ऑफ एस इज एक्चुअली एच ऑफ एस इंटू एक्स आई ऑफ एस। तो क्वेश्चन है, इफ द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ अ नेटवर्क is h of t is equals to e raised to power minus t. h of t is equal to e raised to power minus t. ये क्या है? impulse
response determine the response V naught of t to an input VIT V naught of t आपने फाइंड करना है to an input VIT which is VIT is equal to given है VIT है जी 10 e raised to power minus 2t u of t 10 e raised to power minus 2t u of t volts. इम्पल्स रिस्पॉन्स गिवन है V नॉट ऑफ t फाइंड करना है आपने अगर Vi ऑफ t ये हो। अब इम्पल्स रिस्पॉन्स e रेज़ टू पावर माइनस t है, इसका क्या मतलब है? इम्पल्स रिस्पॉन्स का मतलब है जो गिवन है वो है h ऑफ s और वो किस इनपुट पर आया है x i ऑफ s इज इक्वल टू 1, तभी इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कह रहे हैं क्योंकि यूनिट इम्पल्स अप्लाई की गई है इनपुट पर, तो h ऑफ s आया है e रेज़ टू पावर माइनस t यानी कि 1 ओवर s प्लस 1। यहां पर भी क्या आया होगा 1 ओवर s प्लस 1 इंटू 1, तो इसका इन्होंने इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया होगा तो बना होगा e रेज़ टू पावर माइनस t, तो y नॉट ऑफ s आया होगा 1 ओवर s प्लस 1 इंटू 1, तो h ऑफ t इन्होंने फाइंड कैसे किया होगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 ओवर s प्लस 1 लेके y नॉट ऑफ s का लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, वो आया होगा e रेज़ टू पावर माइनस t। ठीक है, ये जो चीज गिवन है ये i कैसे है ये मैं वो बता, तो h ऑफ t आया e रेज़ टू पावर माइनस t, तो हमने कहा है कि हमें h ऑफ t पता हो, एक दफा पता चले तो हम किसी भी इनपुट पर उसका रिस्पांस फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इनपुट से मुराद है उन्होंने दे दी है एक नई इनपुट, वो कहता है इस इनपुट पर बताएं v नॉट ऑफ t क्या होगा, तो हम ये तो एक्सप्लेनेशन हुई है, हम देखते हैं जी h ऑफ s क्या होगा e रेज़ टू पावर माइनस t है, तो h ऑफ s होगा 1 ओवर s प्लस 1, vi ऑफ s क्या होगा 10 ओवर s प्लस 2, 10 ओवर s प्लस 2, तो y नॉट ऑफ s क्या हो जाएगा, y नॉट ऑफ s हो जाएगा h ऑफ s इंटू vi ऑफ s जो कि बना 1 ओवर 10 ओवर s प्लस 1 s प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन कर लें k1 ओवर s प्लस 1 k2 ओवर s प्लस 2, k1 क्या हो जाएगा -1 पुट कर दें 10 ओवर s प्लस 2 में, तो 10 ओवर 1 10, k2 क्या हो जाएगा -2 पुट कर दें तो 10 ओवर -1 -10, तो यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म टेबल ये हो जाएगा 10 e रेज़ टू पावर माइनस t माइनस 10 e रेज़ टू पावर माइनस 2t ut, ये हो जाएगा आपका y नॉट ऑफ t। क्योंकि आपको इसका इम्पल्स रिस्पांस पता था, आपने उसको यूज़ करते हुए नई इनपुट VIT पे उसका रिस्पांस फाइंड कर लिया, तो वो बना
के। अदर एग्जाम्पल है उसमें इसने क्या किया है कि सेकेंड ऑर्डर रिस्पॉन्स बेसिकली एक्सप्लेन करना चाह रहा है, तो सी की वैल्यू को वेरिएबल दे दिया। हमें पता है कि सी की वैल्यू वेरिएबल हो तो रिस्पॉन्स चेंज हो सकता है, ओवर डैम, अंडर डैम, क्रिटिकली डैम, तीनों रिस्पॉन्स चेंज हो सकते हैं। तो सर्किट है कहते let us derive the transfer function v naught of s over vi of s। कहते पहले जनरल ट्रांसफर फंक्शन आप इसका फाइंड कर लें v naught of s over vi of s की फॉर्म में। अब देखें क्योंकि इनपुट u of t है, मींस इनिशियल कंडीशन हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीरो से पहले सोर्स कनेक्टेड नहीं था तो कुछ भी स्टोर नहीं होगा इंडक्टर और कैपेसिटर में। इनिशियल कंडीशन जीरो होगी इस u of t की वजह से, क्योंकि इनपुट u of t। इक्विवेलेंट नेटवर्क इसका ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म नेटवर्क जो है u of t क्या होगा 1 over s, रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ओम 1 ओम हेनरी ए। इंडक्टेंस किस में कन्वर्ट होती है, रिएक्टेंस में। एस एल एल 1 है तो सिर्फ एस, ये क्या हो जाएगा 1 ओवर एस सी। वेरिएबल है अभी हमें नहीं पता सी की वैल्यू क्या है, आउटपुट हो जाएगी वी नॉट ऑफ एस, इनपुट इज वी आई ऑफ एस, दिस इज वी आई ऑफ एस। हम अभी जनरली इनपुट की जगह वी आई ऑफ एस ही यूज करते हैं और इसको ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं, मैश एनालिसिस भी लगा सकते हैं और नोडल एनालिसिस भी लगा सकते हैं। तो बुक वाले ने मैश लगाया है तो हम नोडल लगा लेते हैं, ताकि दो तरीके हो जाए। इसको हम क्या देते हैं v1 of s। v1 of s की इक्वेशन लिखते हैं, v1 of s will be v1 of s minus vi of s divided by 1 plus v1 of s over 1 plus v1 of s over s plus 1 over sc equal to 0। v1 of s minus vi of s plus v1 of s plus v1 of s sc
सी प्लस 1 to 0. तो S square C plus 1. तो अगर हम v1 of s कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 plus 1 plus s c s c over s square c plus 1. This is v1 of s minus vi of s is equal to 0. ये बने और vi of s is equal to this. ये हो गया vi of s, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं s square c plus 1, इसको कर लेते हैं c plus 2. तो ये क्या हो जाएगा 2 s square c plus 2 plus sc v1 of s is equal to v I of s. तो v1 of s ये है, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए v naught of s. v naught of s किसके इक्वल है, v naught of s is equal to v naught of s is equal to 1 over sc divided by s plus 1 over sc into v1 of s. तो s plus 1 over sc कैल्शियम क्या बनता है s square plus 1 over sc. ये बनता है s square c plus sc, ये sc नीचे आके कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बन गया 1 plus s square c. तो v naught of s जो है वो है 1 over s square c plus 1 into v1 of s. तो यहाँ v1 of s की अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, v naught of s किसके इक्वल है 1 over s square c plus 1 into 2s square c plus sc plus 2 over s square c plus 1 SLC plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. तो ये हो गया v naught of s to s square c plus sc plus 2 divided by s square c plus 1 whole square. ये आ गया हमारे पास v naught of s.
सॉरी वी आई ऑफ एस किधर गया? इसका इन्वर्स कोई मिस्टेक? इसका इन्वर्स आना था। वी वन ऑफ एस ये नहीं बनता, सॉरी वी वन ऑफ एस बनता है इसका इन्वर्स टाइम्स वी आई ऑफ एस। वी वन ऑफ एस इज एक्चुअली एस स्क्वायर सी प्लस 1 ओवर 2s स्क्वायर सी प्लस 2 प्लस एस सी इंटू वी आई ऑफ एस। ये हमने कहाँ पुट किया वी वन ऑफ एस को? ये वी वन ऑफ एस की वैल्यू ये नहीं बनती, वी वन ऑफ एस ये बनता है। तो ये क्या बनता है? एस स्क्वायर सी प्लस 1 ओवर 2s स्क्वायर सी प्लस 2 प्लस एस सी इंटू वी आई ऑफ एस। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएगा। वी नॉट ऑफ एस। तो एस का सी प्लस 1 कट रहा है। ये कट गया। वी नॉट ऑफ एस ओवर वी आई ऑफ एस क्या बात है? वन ओवर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 2c हम कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा? एस स्क्वायर प्लस एस पर आ जाएगा एस बाई 2 प्लस 1 बाई सी। एस बाई 2 प्लस 1 बाई सी। अच्छा जी हो गया। 1 बाई सी। क्या है? और इसको हम यहाँ पे नहीं रहने देते बल्कि ऊपर ले जाते हैं 1 ओवर। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया था कि आपने ऐसे करना, ठीक है? तो एक ही बात, ये बन गया स्क्वायर प्लस 1/2s प्लस 1 ओवर सी। ये आ गया थी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन। अब कहते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी आप इसको फाइंड करें। तो ये हमारे पास आ गया एक जनरल ट्रांसफर फंक्शन v नॉट ऑफ x इज इक्वल टू v नॉट ऑफ s और v ऑफ s 1/2c s के प्लस s 1/2s प्लस 1/c। अब कहता है सर्किट ये क्या हो जाएगा? s 1 over x c, this is v naught of s, this is 1 over s। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये है हमारा जनरल ट्रांसफर फंक्शन। कहते हैं अगर C 8 फैराड, इफ C 8 फैराड, तो फाइंड करें इसका रिस्पांस V नॉट ऑफ t और उसकी नेचर क्या है। इफ C इज 8 फैराड तो हम कर लेते हैं h ऑफ s है जी 1 over 2c 1 over 16 divided by s square plus 1/2s plus 1 over c 1 over 8। इसके रूट्स क्या बनेंगे?
तो ट्रांसफर फंक्शन में आप याद रखिएगा जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, जो इसके रूट्स हैं वो एक्चुअली पोल्स बनेंगे इस ट्रांसफर फंक्शन के। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हमेशा पोल्स बनते हैं ट्रांसफर फंक्शन के। जीरोस और पोल्स क्या थे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। जीरो वो वैल्यूज हैं जो HFS को जीरो कर देती हैं अगर पुट किया जाए रूट्स को, और पोल्स वो वैल्यू हैं जो फंक्शन में पुट की जाए तो HFS इन्फिनिट हो जाता है। ठीक है, -1/4 प्लस -1/4 j, या 1/4 प्लस -1/4 j s प्लस करके 1/16 ये क्या है s प्लस 1/4 प्लस -1 over j 1/4 j j/4 ये क्या हो जाएगा जी, k1 over s plus 1/4 minus j/4 plus k1 conjugate s plus 1/4 plus j/4। हमें पता है इसका रिस्पॉन्स h of t किस टाइप का आएगा, वो आएगा 2k1 e raised to power minus alpha t cos beta t plus theta। योग कर लें k1 थीटा k1 माइनस थीटा। ठीक है, तो आपने अब k1 थीटा और k1 माइनस थीटा फाइंड करना है। कैसे करते हैं आपको पता है कैसे करते हैं, तो हम सिंपल है देख लेते हैं क्या आया। k1 आता है जी एक मिनट, ये तो आया वापस HFS, हमने फाइंड करना है V नॉट ऑफ t, सॉरी ये है HFS। तो V नॉट ऑफ t किसके इक्वल होता है, V नॉट ऑफ S किसके इक्वल होता है, HFS इंटू VI ऑफ S। VI ऑफ S क्या है 1 over S। सो दिस इज V नॉट ऑफ S के साथ क्या होगा, HFS के साथ सिर्फ 1 over S मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 over S मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप कर लें k2 डिवाइड बाय S, ये है V नॉट ऑफ S। तो V नॉट ऑफ S हमारे पास आता है, एग्जाम्पल है उन्होंने सॉल्व किया हुआ है, V नॉट ऑफ t। अब नजर आ रहा है क्योंकि ये रूट्स क्या है कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब है ये कौन सा रिस्पांस है, अंडरडैम्प्ड रिस्पांस है। तो अंडरडैम्प्ड रिस्पांस अभी मैंने जो लिखा था इस टाइप का होता है। k1 1 है और सॉरी k2 1 है और वन ओवर 2 अंडर रूट 2 इज k1 और एंगल है इसका 135 डिग्री। इसी तरह k2 जो है वो है 1, तो k1 कंजुगेट एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है
1/2 एंगल 135, ये है 1/2 एंगल -135 और ये है 1। तो V नॉट ऑफ टी क्या बनना चाहिए फिर? K2 1 नहीं है, सॉरी, K2 है 1/2, सॉरी, K2 बनता है 1/2, ये 1/2 प्लस 2K1, 2K1 इज 1/2, तो क्या रहेगा? 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/2 से 2 से कैंसिल, 1/2 e raised to power minus alpha, alpha is 1/4 t cos of beta is again 1/4 t, angle is plus 135 degree, u of t volts, ठीक है। तो ये क्या है? K2, ये और बाकी कॉम्प्लेक्स को हम कैसे लिखते हैं? और ये कौन सा रिस्पांस है? अंडरडैम्प्ड। क्यों? रूट्स इसके कॉम्प्लेक्स हैं। अगर C 8 फैराड हो, अगर C 16 फैराड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 1/32 और ये हो जाएगा 1/16। इसके रूट्स क्या बनते हैं? S² प्लस -1/4, ये बनता है 1/32 और S + 1/4 का होल स्क्वायर। S इंटू, अब ये रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं बनते, इसके रूट्स बनते हैं S इंटू S प्लस 1/4 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि इसकी पार्शियल फ्रैक्शन भी चेंज हो जाएगी। पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? K0/S प्लस K11 ओवर S प्लस 1/4 प्लस K12 ओवर S प्लस 1/4 होल स्क्वायर। इस पे वो फार्मूला लगता है, या जैसे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन पहले भी आप फाइंड करते रहे हैं, जिस मर्जी तरीके से K0, K11, K12 फाइंड करें, लेकिन वो ठीक होना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला यूज़ करना है या नहीं करना। तो इससे जो हमारा V नॉट ऑफ टी बनेगा, K0 क्या आता है हमारा और K11 क्या आता है? K0 स्टिल 1/2 और ये है 1/2 K0 आता है 1/2, K11 आता है 1/, -1/8 और K12 आता है -1/2। तो ये क्या बन जाएगा?
हमें पता है 1/2 प्लस s plus 1 4 a minus 1/8 e raised to power minus 1/40 minus 1/2 t e raised to power minus 1/4 t। ये चीज बनेगी। u of t सिर्फ कैपेसिटर की वैल्यू चेंज की, हमारा रिस्पांस चेंज हो गया। अब ये रूट्स क्या आए हैं, ये रिपीटेड रूट्स हैं। तो रिपीटेड रूट्स में कौन सा रिस्पांस होता है, क्रिटिकली डैम्प्ड, ठीक है। इसी तरह अगर ये 32 हो जाए 32 फैराड, तो ये क्या हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 32। इसके जो रूट्स हैं वो बनेंगे रियल और डिस्टिंक्ट। वो बनते हैं 0.427 और 0.073। .427 0.073। तो ये बनेगा S प्लस 0.427, ये S प्लस 0.07 तो केवल हम इस केस में K0 K1 K2 चेंज हो जाएंगे। तो K0 हमारा बनता है इस केस में 0.103 और दूसरा माइनस 0.603 माइनस 0.603, तो ये वही 1/2। आउटपुट क्योंकि रियल और डिस्टिंक्ट आ गए हैं, तो ये होगा ओवरडैम्प्ड रिस्पांस और आउटपुट होगी इसकी प्लस 0.103 e raised to power minus 0.427 t minus e raised to power minus 0.603 e raised to power minus 0.073 t u of t। ये तीनों केसेस में आपने देखा कि सिर्फ कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने से हमारे डैम्पिंग रिस्पांस चेंज हो जाते हैं। 8 पर आ रहा था कॉम्प्लेक्स, 32 पर 16 पे आया रिपीटेड रूट्स क्रिटिकली डैम्प्ड और 32 पे आया ओवरडैम्प्ड। नेक्स्ट एग्जांपल है 14.8।
कहते जी इस सर्किट में आपने एक तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है, फिर टाइप ऑफ डैम्पिंग जो ये एग्जिबिट कर रहा है, और फिर यूनिट स्टेप रिस्पांस फाइंड करना है। इसका 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ट्रांसफर फंक्शन, एच ऑफ एस, टाइप ऑफ डैम्पिंग, यूनिट स्टेप रिस्पांस। ओके, तो सबसे पहले एच ऑफ एस फाइंड करते हैं, सर्किट को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा वी एस ऑफ एस, ये हो जाएगा 1/s, ये भी हो जाएगा 1/s, ये हो जाएगा वी नॉट ऑफ एस। ट्रांसफार्मर है आइडियल, तो ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की कौन सी कंडीशन होती हैं? V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव, I पॉजिटिव इज इक्वल टू I नेगेटिव इज इक्वल टू 0, अगर आपको याद है अभी तक। तो हमें नजर आ रहा है V पॉजिटिव तो 0 है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, ठीक है। V पॉजिटिव ये ग्राउंड है, ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो V पॉजिटिव अगर 0 है तो V नेगेटिव भी 0 होगा, ये नोड भी 0 है। तो अगर ये V नॉट ऑफ S है तो ये भी V नॉट ऑफ S ही है, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हो गया 0 ग्राउंड, और क्या रहेगा? इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, इसको कह देते हैं V1 ऑफ S। एक होगी V1 ऑफ S, एक है V नॉट ऑफ S, और एक है ग्राउंड, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लेते हैं V1 ऑफ S की। V1 ऑफ S की इक्वेशन क्या बनेगी? V1 ऑफ S की इक्वेशन बनेगी V1 ऑफ S माइनस VS ऑफ S डिवाइडेड बाय 1, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय 1/s प्लस V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये भी ग्राउंड है 0 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, V1 ऑफ S डिवाइडेड बाय 1 /
इसको भी वी नेगेटिव कह देते हैं, वी वन ऑफ एस माइनस वी नेगेटिव डिवाइड बाय 1 प्लस वी वन ऑफ एस माइनस वी नॉट ऑफ एस डिवाइड बाय, अच्छा ये हो गई 0, दूसरी नोट कर दिया वी नेगेटिव माइनस वी वन ऑफ एस और 1 वी नेगेटिव माइनस वी नॉट ऑफ एस और 1 ओवर एस, और ये आपको पता है नेगेटिव 0 होता है। तो अगर वी नेगेटिव 0 है क्यों, क्योंकि वी पॉजिटिव 0 है, तो वी पॉजिटिव वी नेगेटिव इक्वल होता है। तो अगर हम वी नेगेटिव को 0 पुट करते हैं तो ये बन जाता है वी वन ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस वी नॉट ऑफ एस ओवर 1 ओवर एस। ठीक है, तो ये वी वन ऑफ एस में अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में, या 1 ओवर एस की बजाय एस वी नॉट एस, और इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इस इक्वेशन में वी वन ऑफ एस की जगह, तो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन आ सकता है। तो हम इसमें से पहले वी वन ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं, वी वन ऑफ एस फिर इसमें से कॉमन लें तो क्या बनेगा 1 प्लस एस प्लस 1 प्लस 1 माइनस वी नॉट ऑफ एस, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, वी नेगेटिव 0 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू वी एस ऑफ एस। तो यहाँ पर वी वन ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दें, माइनस एस वी नॉट ऑफ एस इंटू एस प्लस 3 माइनस वी नॉट ऑफ एस इक्वल टू वी एस ऑफ एस, वी नॉट ऑफ एस कॉमन ले लें, माइनस वी नॉट ऑफ एस कॉमन लेने तो क्या हो जाएगा एस इंटू एस प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू वी एस ऑफ एस और वी नॉट ऑफ एस इज इक्वल टू वन ओवर माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 माइनस 1 ओवर एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। ये तो हो गया हमारा पहला काम, एच ऑफ एस हमने फाइंड कर लिया, एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1। दूसरा कहता है डैम्पिंग, डैम्पिंग कैसे आएगी, हम इसके रूट्स फाइंड कर लेते हैं। एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 1 के रूट्स क्या होंगे, एस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, एस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 बाई 2, एस प्लस 3 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, एस प्लस 3 माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये बनते नहीं 2.62 और 0.38। यप, एस प्लस 2.62 और एस प्लस 0.38। तो ये रियल और डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब है डैम्पिंग क्या होगी रियल और डिस्टिंक्ट में, ओवर डैम्प।
इसका जो रिस्पॉन्स है वो ओवरडैम्प्ड होगा क्योंकि रूट्स इसके ये दो डिस्टिंक्ट हैं। तो तीसरा काम क्या करना है हमने, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स फाइंड करना है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स क्या होता है, V नॉट ऑफ एस इक्वल होता है एच ऑफ एस इंटू वी इनपुट, जो कि इस केस में वी एस ऑफ एस है। तो एच ऑफ एस हमारे पास क्या है, -1/s² प्लस 3s प्लस 1 के रूट्स क्या बनते हैं, s प्लस 2.62 और s प्लस 0.38। ये तो है हमारे पास h ऑफ s। जैसे यूनिट स्टेप रिस्पांस का मतलब क्या है कि इनपुट क्या है, यूनिट स्टेप रिस्पांस का मतलब क्या है कि इनपुट आपकी यूनिट स्टेप है। इनपुट अगर यूनिट स्टेप है तो आपको पता है यूनिट स्टेप का क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s मींस एक s मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर vs ऑफ s इज 1/s। तो ये क्या बनते हैं, k0/s प्लस k1/s प्लस 2.62 प्लस k2/s प्लस 0.38। k0 k1 k2 अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। तो जो फाइनल आंसर है v नॉट ऑफ t, जो मैं लिख रहा हूँ v नॉट ऑफ t आता है -1 माइनस 0.017 e raised to power -2.62 t प्लस 1.17 e raised to power -0.38 t u of t। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ट्रांसफर फंक्शन v नॉट ऑफ s ओवर vs ऑफ s कैसे फाइंड किया। हमने पता है कि ट्रांसफर फंक्शन हमेशा आउटपुट ओवर इनपुट होगा। अगर दोनों वोल्टेजेस हैं तो उसको हम वोल्टेज गेन कहेंगे, दोनों करंट्स हैं, मतलब ऐसा नहीं हो सकता था कि ये कहा जाता I नॉट ऑफ s है और ये I s ऑफ s है, तो इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें। फिर आप फाइंड करते I नॉट ऑफ s ओवर I s ऑफ s, तो वो करंट गेन बन जाता, ठीक है। फिर हमने वो फाइंड किया वोल्टेज गेन। ऐसा भी पॉसिबल है कि इधर कहा जाता है v नॉट ऑफ s और उधर कहते हैं I s ऑफ s, तो v नॉट ऑफ s ओवर I s ऑफ s ये इंपेडेंस बन जाती, ठीक है। और अगर इसके उल्ट हो जाता तो वो एडमिटेंस बन जाती है। तो चारों में से कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और सारे रिस्पॉन्सेज आते किससे, वही नोडल मेश एनालिसिस की इक्वेशन से। v नॉट ऑफ, इधर मैंने v1 ऑफ s को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे पास जो फंक्शन आया वो v नॉट ऑफ s और vs ऑफ s की फॉर्म में आ गया। तो मैंने वहां से v नॉट ऑफ s और vs ऑफ s निकाल दिया, जो कि होता है h ऑफ s के, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है, अगर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है किसी भी नेटवर्क का, तो आप फाइंड करें टाइप ऑफ डैम्पिंग, डिटरमिन द बॉडी प्लॉट, पोल जीरो प्लॉट,
अच्छा, बीच में बॉडी प्लॉट की टर्म अगर कहीं के आती भी है तो वो हमने नहीं की है, क्योंकि हमने 12 चैप्टर स्किप किया है। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में ही वो ट्रांसफर फंक्शन को इंट्रोड्यूस तो करवा देते हैं, लेकिन क्योंकि हमने वो चैप्टर ही नहीं किया तो इस वजह से ये टर्म्स जहाँ पर उससे रिलेटेड आती हैं वो आप अवॉइड करें। पोल जीरो प्लॉट, इसका कैसे फाइंड करें? टाइप ऑफ डैम्पिंग by the network, the unit step response of the network. C is unit step response of the network. तो पोल जीरो प्लॉट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? वो आता है हमेशा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से, डिनोमिनेटर के रूट्स ये जीरोस होते हैं, ये पोल्स होते हैं। न्यूमरेटर के रूट्स जीरोस, डिनोमिनेटर के रूट्स पोल। तो हम इसको ड्रा किसमें करते हैं? एस प्लेन में। एस प्लेन क्या है? रियल एक्सिस एस है, इमेजिनरी एक्सिस है जे ओमेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं एस प्लेन। इसके रूट्स फाइंड करें s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 के -2 प्लस -2j। क्या है जी? पोल्स जो है वो -2 प्लस -2j या +2 प्लस -2j, अगर आप स्ट्रेट डिनोमिनेटर लिख रहे हैं +2j। 2j? यस। तो क्या बन रहा है? -2 प्लस 2j -2 माइनस 2j। तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे? ये रियल एक्सिस है, ऐसे दिस इज -1 -2 -3 -4 5 6 7 8 9 10। तो -2 क्या है? ये है -2 और प्लस 2j। लेट्स से दिस इज 1j 2j, ज़्यादा गैप कर लेते हैं। दिस इज 1j 2j 3j। तो ये मैंने लिखने की जरूरत नहीं है, बस 1 2 3 -1 -2 -3। तो ये क्या है? -2 प्लस 2j, -2 प्लस 2j, -2 प्लस 2j। ये बनता है यहाँ पर पोल हमेशा आप क्रॉस से जाहिर करेंगे। दूसरा -2 -2j, -2 -2j, -2 -2j। ये है कि दूसरा को जीरो होते हैं न्यूमरेटर पे। s इज इक्वल टू -10, s इज इक्वल टू 3 4 5 6 7 8 9 10। -10 पर 0 है, ठीक है। -10 पर 0 को सर्कल पोल से जाहिर करते हैं। तो ये अगर पोल जीरो प्लॉट गिवन हो और पोल जीरो प्लॉट को देख के पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है। पोल जीरो प्लॉट को देख के आप पूरा ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये ट्रांसफर फंक्शन नहीं पता, मुझे ये पोल जीरो प्लॉट पता है, तो मुझे पता होना चाहिए कि 0 न्यूमरेटर पे होता है और किस पे है? -10 पे। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर पर होगा s प्लस 10। इसी तरह दो पोल्स हैं इसके, एक बन रहा है -2 प्लस 2j, एक बन रहा है -2 -2j। तो इसका मतलब है कि क्योंकि पोल्स डिनोमिनेटर पे होते हैं ट्रांसफर फंक्शन के, तो दो पोल्स हैं तो डिनोमिनेटर पे ये फैक्टर्स होंगे। इसको देख के आप ये लिख सकते हैं, इसको देख के आप ये प्लॉट कर देते हैं। इसको हम कहते हैं पोल जीरो प्लॉट। पोल जीरो प्लॉट को देखते ही आपको पता चल जाता है कि किस टाइप की डैम्पिंग है।
क्योंकि रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है। जब भी क्वाड्रेंट के बीच में पोल्स बने हुए होंगे तो वो अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है। बाकी दोनों पोल्स रियल एक्सिस के ऊपर ही बनते हैं। क्वाड्रेंट के बीच में तभी वैल्यू आएगी जब ये जे नॉन जीरो होगा। तो ये नजर आ रहा है जो सेकंड टाइप ऑफ डैम्पिंग है ये अंडर डैम्प्ड रिस्पांस है, क्योंकि क्वाड्रेंट के बीच में बन रहे हैं, क्योंकि रूट्स पता है आपको ±2j आ गई। थर्ड चीज क्या है, यूनिट स्टेप रिस्पांस। यूनिट स्टेप रिस्पांस कैसे फाइंड करना है, y नॉट ऑफ s इज इक्वल टू h ऑफ s इनटू x i ऑफ s। इसके कहने का मतलब है कि जो इनपुट है वो u ऑफ t या इस केस में 1 ओवर s है। h ऑफ s हमें गिवन है, अगर इनपुट 1 ओवर s है तो y नॉट ऑफ s क्या हो जाएगा, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, k नॉट ओवर s प्लस k1 थीटा ओवर s प्लस 2 माइनस j2 k1 माइनस थीटा s प्लस 2 प्लस j2। इसका आंसर क्या होगा, k नॉट प्लस 2 k1 e रेज़ टू पावर -2 t cos 2t प्लस थीटा। k1 k2 k1 फाइंड करेंगे तो आपके पास थीटा आ जाएगा, थीटा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अल्फा हमें पता है 2 है, बीटा हमें पता है वो भी 2 है, k1 यहाँ से आ जाएगा। तो आपको पता है कि k1 k2 और k0 कैसे फाइंड करने हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा स्टेप रिस्पांस। क्यों, क्योंकि हमारे पास इंपल्स रिस्पांस ऑलरेडी गिवन था h ऑफ s। ठीक है, तो जब हमारे पास h ऑफ s गिवन हो तो हम किसी भी इनपुट पर y ऑफ s फाइंड कर सकते हैं। तो ये है जी यूनिट स्टेप रिस्पांस। बस इसमें आपने k0 k1 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है और थीटा की वैल्यू इनपुट हो जाएगी, तो ये यूनिट स्टेप रिस्पांस हो जाएगा। आगे चेंज करें, नजर नहीं आ, आखिरी स्टेप तो बिल्कुल ही नजर आ रहा। ये है जी यूनिट स्टेप। तो पोल जीरो प्लॉट क्या है कि आपका ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है तो आप सिंपल ट्रांसफर फंक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूट्स फाइंड कर लें और उनको इस एस प्लेन में प्लॉट कर दें। अगर गिवन नहीं है तो आप फाइंड कर लें। ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करना है, अभी पिछले दो जो हमने एग्जांपल्स की हैं उसमें हमने देखा है कि ट्रांसफर फंक्शन कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जी
Find the transfer function of the network. ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो हम इसको नेटवर्क को चेंज कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये हो जाएगा वीएस ऑफ एस, ये हो जाएगा 1/SC1, ये हो जाएगा 1/SC2, ये हो जाएगा V0/S। इसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। V positive is equals to V negative, I positive is equal to I negative is equals to 0। ये कंडीशंस होती हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। दिस इज V negative इक्वेशन लिख लें, V negative minus Vs of S over R1 plus V negative minus V naught of S over 1/SC1 plus V negative minus V naught of S over R2 plus 1/SC2 is equal to 0. As we can see that V positive is equal to 0, so V negative will also be 0। तो अगर V नेगेटिव 0 है तो सब्स्टिट्यूट कर दें V नेगेटिव को 0 से, ये सारी टर्म्स हो गई 0 0 0। V नॉट ऑफ S को कॉमन लें, माइनस V नॉट ऑफ S को कॉमन 1/R1, sorry 1/, it's actually ऊपर जाके SC1 हो जाएगा, SC1 प्लस SC2, सॉरी SC2 इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या बनेगा? R2 SC2 प्लस 1, ठीक है, R2 SC2 प्लस 1, R2 SC2 प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा SC2 ओवर R2 SC2 प्लस 1, दिस इज V नॉट ऑफ S इक्वल टू Vs of S over R। हमें चाहिए ट्रांसफर फंक्शन होगा ये शो कर दिए, करेंगे एलसीएम R2 SC2 प्लस 1 SC1 into R2 SC2 plus 1 plus SC2 is equal to Vs of S over R1। यहाँ पर मैं इसके इक्वल हो जाएगा, V नॉट ऑफ S होगा माइनस S R2 C2 प्लस 1
डिवाइडेड बाय R1 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हो सकता है, करने वाला रहने दे। देख लेते हैं, ये बन जाएगा S स्क्वेयर C1 R2 C1 C2 R2 C1 C2 प्लस SC1 C1 प्लस SC2 ये हमारे पास आ गया ट्रांसफर फंक्शन। बस इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, देखें तो हो सकता है R1 R2 तीनों में S कॉमन आ जाता है, S कॉमन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसको ऐसे ही रख दें। अच्छा, एस की फॉर्म में ऊपर किया हुआ है, हम भी कर लेते हैं। R ऊपर ले, दोनों में से R2 C2 ऊपर कॉमन ले, तो ये हो जाएगा माइनस R2 C2 S प्लस 1 ओवर R2 C2 डिवाइड बाय R1, और इधर से भी आप कॉमन ले लें R2 C1 C2, तो ये क्या हो जाएगा S R1 S प्लस C1 divided by R2 C1 C2 plus C2 divided by R2 C1। ये चीज बैठ कीजिए, नजर आ रही?
जी, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है एच ऑफ एस, जैसा कि आपकी बुक में मीन्स आपने कोशिश करनी है क्या, जैसे कि होता है हमारे डिनोमिनेटर में s इंटू एस प्लस समथिंग, ठीक है, s और s प्लस 1 s प्लस 2 इस फॉर्म में, नीचे रूट साइन और जीरोज और पोल्स इस फॉर्म में है, तो उस फॉर्म में करने के लिए फिर ये चीज़ करती है। तो हमने इसका फाइंड करना था ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन हमें पता है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है, तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट करने के लिए हमने सिंपल नोडल एनालिसिस किया और इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में ले आए कि v नॉट और vs की फॉर्म हमारे पास आ जाए, और उसके बाद सिंपल हमने मैथमेटिक्स किया। तो आप देख रहे हैं कि दो कैपेसिटर थे, अगर मैं टाइम डोमेन में कर रहा होता तो आपको डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर वाली अगर याद हैं कैलकुलेशंस, तो आपको आइडिया होगा कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे इन्वॉल्व होती है और ये कितना कॉम्प्लेक्स वाला है। तो लैप्लास यूज़ करते हुए हमने सिंपल इतनी आसानी से इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर लिया। एक दफ़ा ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास आ जाए तो हम किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है ट्रांसफर फंक्शन का। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।